कैसे, कब और कहां। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं को ही इतिहास समझा जाता था। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अतीत की चीजों और अलग अलग समय पर उनमें आने वाले बदलावों के बारे में बताता है। किंतु जो तारीखें हम चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उनसे जुड़ी कुछ विशेष घटनाएं उन्हें महत्वपूर्ण बनाती है। इसके अलावा प्रक्रियाओं के लिए हम कोई स्पष्ट तारीख नहीं बता सकते। उदाहरण के लिए, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कब हुई, इसके लिए हम कोई एक तारीख निश्चित नहीं कर सकते। या फिर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस दिन हुई, यह हम नहीं बता सकते। हम यह भी नहीं बता सकते कि समाज या अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किस दिन दिखा। इसके लिए हम एक अवधि के विषय में बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि जब ये परिवर्तन या ये प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं। इस चैप्टर से हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे। आधुनिक युग के आरंभ में जिन घटनाओं ने निर्णायक भूमिका अदा की, उसमें पहली घटना पुनर्जागरण की थी। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देश इटली से होती है। इसके अंतर्गत लोगों में बौद्धिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब लोग स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे अनुचित सिद्धांतों पर प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं। यानी उनके अंदर एक तरह की वैज्ञानिक पद्धति विकसित होती है, जिसमें अब वे अपने ही शासकों के खिलाफ प्रश्न खड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही अपने धर्म से संबंधित अंधविश्वासों और कुरीतियों पर भी प्रश्न खड़ा करना आरंभ करते हैं। इसी पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि पर खोज यात्राएं शुरू होती है। लेकिन खोज यात्राओं को जानने से पहले हमें यूरोप के मध्ययुगीन समाज को जानना होगा। यूरोप में मध्यकाल के दौरान व्यापार और वाणिज्य गतिशील नहीं था। व्यापार काफी कम होता था और राजाओं से समर्थन भी प्राप्त लगभग न के बराबर था। इसके अलावा धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय नहीं था, अंधविश्वास और कुरीतियों से भरा था। उदाहरण के लिए, ऐसी मान्यता थी कि चर्च को टैक्स देने से स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता था। इसके अलावा पृथ्वी और भूगोल के विषय में भी ज्ञान काफी अल्प और अंधविश्वास से भरा हुआ था। लोगों की मान्यता थी कि पृथ्वी चपटी है और समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर वहां से गिरकर विलीन में खो जाने का भय था। लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन के दो कारण थे। पहला कारण धर्म युद्ध में यूरोपियों का हार था। वे अरब से 11वीं-12वीं सदी में हुए जेरूसलम के लिए, जो कि आज इजराइल में है, धर्म युद्ध में हार गए। दूसरा कारण कुस्तुनतुनिया का पतन था। तुर्कों ने बाद में 1453 ईस्वी में यूरोपियों को हराते हुए ओटोमन साम्राज्य की स्थापना करते हैं और कुस्तुनतुनिया पर कब्जा जमा लेते हैं। यही वह मार्ग था जिसके द्वारा स्थलीय व्यापार होता था। इसे खो जाने के बाद उनके लिए नए मार्ग की तलाश जरूरी हो गई। इसमें सबसे पहली सफलता 1488 में बार्थोलोमियो डियाज को मिलती है, जिसने अफ्रीका के पश्चिमी तट का चक्कर काटते हुए अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है और वह उम्मीद जताता है कि इस समुद्री मार्ग के द्वारा भारत या भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचा जा सकता है। और इसी की तलाश में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस निकलता है, किंतु वह भारत की जगह अमेरिकी महाद्वीप पर पहुंचता है और उसे लगता है कि वह भारतीय उपमहाद्वीप पे पहुंचा है और वहां के लोगों को वह रेड इंडियन नाम देता है। किंतु बाद में अमेरिकी वेस्पुची ने इस विषय में क्लैरिटी दी। आगे चलकर 1498 में वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की तलाश की और कहा जाता है कि भारत आने में उसने जो खर्च किए उससे 60 गुना अधिक लाभ कमाया। आगे चलकर इस तरह के व्यापारों से यूरोपीय व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ, जिस कारण उनके पास अधिक मात्रा में पूंजी जमा होने लगी। इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया। इस तरह एक नई व्यवस्था यूरोप में जन्म लेती है। इस व्यवस्था की शुरुआत 15वीं सदी के अंत में होती है।
जिसे पूंजीवाद नाम दिया जाता है। पूंजीवाद ने यूरोप में दो नए वर्गों का उदय कराया। पहला वर्ग पूंजीपति का वर्ग था, जो कि उत्पादन का मालिक होता था और उत्पादन में पूंजी लगाता था। दूसरा वर्ग श्रमिकों का वर्ग था, जो अपनी मेहनत की बदौलत पूंजीवाद में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता था, लेकिन इसकी खुद की हालत काफी दयनीय रहती थी। इस तरह आगे चलकर उत्पादन में मशीनों का भी इस्तेमाल होने लगा। अब तक कपड़े जो जुलाहे बनाते थे, अब मशीनों से तैयार होने लगा। इस तरह मशीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस मशीनीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड से होती है और इसने एक नई क्रांति को जन्म दिया, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। इसके अंदर बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। उत्पादन में होने वाली इस वृद्धि ने दो नई समस्याएं खड़ी कर दी। पहली समस्या बाजार की उपलब्धता थी। इस उत्पादन में जो उत्पाद बन रहा था, जो वस्तुएं तैयार हो रही थी, उसे बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती थी। साथ ही साथ दूसरी समस्या कच्चे माल की थी। कच्चा माल यूरोप में प्राप्त नहीं हो पा रहा था और जो प्राप्त हो रहा था वह पर्याप्त नहीं था। तो इन दोनों आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए यूरोपियों ने एक नया तरीका निकाला। यह तरीका था दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना। इसके अंतर्गत एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया जाने लगा। इस कब्जे ने केवल अर्थव्यवस्था को ही नहीं, बल्कि वहां के मूल्यों, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में भी बदलाव लाया और इसने एक नई अवस्था खड़ी कर दी। वह अवस्था थी उपनिवेशवाद की। उपनिवेशवाद को समझने से पहले हमें औपनिवेशीकरण को समझना होगा। हमने अभी देखा कि किस तरह अपने लाभ के लिए यूरोपीय देश दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना शुरू करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया जब शुरू होती है, जिसमें किसी एक देश के दबदबे या प्रभाव से दूसरे देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में बदलाव शुरू होता है, तो यह प्रक्रिया औपनिवेशीकरण कहलाती है। जबकि इस बदलाव की अवस्था को, जिसमें ये परिवर्तन दिखाई देते हैं, वह अवस्था उपनिवेशवाद कहलाता है। लेकिन उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर है। साम्राज्यवाद एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंडर में या जिसके अंतर्गत उपनिवेशवाद भी आता है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का सबसेट है। साम्राज्यवाद किसी भी तरीके से किसी दूसरे देश या विदेश के भूभाग पर प्रभुत्व जमाना होता है, जबकि उपनिवेशवाद वह एक डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष तरीका है, जिसमें दूसरे देशों के संसाधन पर या दूसरे देशों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर कब्जा जमाया जाता था। जैसे हमारे देश पर अंग्रेजों का प्रभुत्व था, यानी हमारा देश अंग्रेजों का उपनिवेश था। इसके अलावा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति ने भी आधुनिक युग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत अमेरिका में बसे हुए यूरोप के लोगों ने अपने ही शासन यानी यूरोपीय शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया, जिसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना गया। वहीं फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत फ्रांस के आम लोगों ने, खास तौर पर मध्यम वर्ग ने, राज परिवार और सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इन दोनों घटनाओं ने आधुनिक युग में मुख्य परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन था अत्याचार, शोषण और अन्याय की जगह एक नई प्रणाली, गणतंत्र प्रणाली की स्थापना थी। इसमें स्वतंत्रता और समानता पर बल दिया जाने लगा। इसके अलावा एक नई संकल्पना राष्ट्रवाद की शुरुआत भी इन दोनों घटनाओं से हुई, जिसमें एक निश्चित भूभाग पर लंबे समय तक रहने वाले लोग या एक निश्चित भाषा बोलने वाले लोग एक साथ आकर एक देश या एक राष्ट्र का निर्माण करना शुरू करते हैं। काल विभाजन। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास को आसानी से पढ़ने और समझने के लिए उसे अलग-अलग कालखंडों में बांटा जाता है। ऐसा ही एक बंटवारा या ऐसा ही एक इतिहास का विभाजन जेम्स मिल ने 1817 में किया था। जेम्स मिल, जो कि स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा और इन कालखंडों का नाम दिया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश।
लेकिन इस तरह का बंटवारा कभी भी सही नहीं हो सकता। हम किसी देश के इतिहास को धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। क्या केवल शासक का धर्म ही इतिहास में मायने रखता है? आम लोग और आम जनमानस के धर्म, रीति रिवाज का कोई स्थान नहीं। और दूसरी बात, हमें समझना होगा कि इन्होंने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा, उसमें शासक वर्गों का, उदाहरण के लिए प्राचीन काल के सारे राजाओं का एक धर्म नहीं था। उस समय बौद्ध और जैन धर्म मानने वाले भी राजा थे। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि इन्होंने स्वयं के लिए ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल किया। शायद ये अपनी एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को दर्शाते हैं। इसलिए यह एक तरह से रूढ़िवादिता और अपने देश का पक्ष लेने जैसा और भारतीय इतिहास को तानाशाहों के इतिहास के रूप में दर्शाने की कोशिश थी। ऐतिहासिक स्रोत। इतिहास के किसी भी कालखंड को जानने के लिए कुछ स्रोत होते हैं। आधुनिक इतिहास को जानने के भी कुछ स्रोत थे, जिनमें सबसे पहले था सरकारी रिकॉर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों के लिए लिखना बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए वे लगभग सारी महत्वपूर्ण चीजों को लिखकर रखते थे और इसे रखने के लिए उन्होंने अभिलेख कक्ष, अभिलेखागार और संग्रहालयों का निर्माण भी करवाया, जिसमें अलग-अलग दस्तावेज और पत्रों को संग्रहित किए। इसके अलावा अंग्रेजों के दौरान सर्वेक्षण भी बड़े पैमाने पर होते थे, जिनमें से एक सर्वेक्षण जनगणना के रूप में होता था। इसकी शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के दौरान हुई थी, लेकिन नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के दौरान हुई। लेकिन आम लोग क्या सोचते थे और उनके जीवन को जानने के अलग स्रोत हैं। इसमें डायरियां हैं, तीर्थयात्रियों या यात्रियों के संस्मरण हैं, आत्मकथाएं हैं, लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं जो उस समय बाजारों में उपलब्ध थी, ये हैं, उस समय चलने वाले अखबार हैं और उस समय के कवि, कहानीकारों और लेखकों द्वारा लिखे गए उपन्यास, कविताएं और कहानियां हैं। समय के साथ परिवर्तन। इतिहास में समय के साथ ढेरों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में हो सकते हैं, भाषाओं के संदर्भ में हो सकते हैं, रीति रिवाज, परंपराओं, खान पान, सोच और संस्कृति के संदर्भ में हो सकते हैं। ऐसे ही परिवर्तन आधुनिक युग में भी देखने को मिले। उदाहरण के लिए भारतीय उपमहाद्वीप, जिसके अंतर्गत आज के लगभग 7 देश आते हैं। ये देश हैं भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। इनमें से 3 देश भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य के हिस्सा थे। इनमें परिवर्तन हुआ और 1947 में भारत से अलग पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में बदला। इसके साथ 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बना। 1937 तक म्यांमार और श्रीलंका भी अंग्रेजों के उपनिवेश ही थे। इस तरह के भौगोलिक परिवर्तन राज्यों के स्तर पर भी देखे जा सकते थे। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और आगे चलकर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ।